स्पेलिंग सही है ना यार? देखो 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 सेम हालत है ये होगा कि नहीं होगा। हम लोगों को क्या था, चालू है ना? ठीक है। हम लोगों को क्या था ना कि बचपन में जैसे कॉन्वेंट में हम लोग पढ़े हैं, कॉन्वेंट से पढ़े थे, तो मतलब जैसे कि जो इंग्लिश वाली मैडम थी हम लोग की बहुत स्ट्रिक्ट थी, माने बहुत, आदमी थरथरा काँप जाता था एकदम। तो उनमें इतनी स्ट्रिक्ट थी कि हम लोग पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिए, उन्हीं पे ध्यान देते थे कि मतलब कॉपी कंप्लीट करना है, कॉपी कैसे कंप्लीट करना है इसे मतलब नहीं रखते थे हम लोग। कॉपी कंप्लीट करना है, कॉपी कंप्लीट नहीं करेंगे तो बाहर जाना है। अधिकतर हम बाहर ही रहते थे। पहली बात तो ये सबसे बड़ी कमी मेरे लाइफ में हो गई। तो इस वजह से मेरे स्पेलिंग में जो है वो थोड़ा मिस्टेक होता है, कॉन्सेप्ट में नहीं लेकिन स्पेलिंग में मिस्टेक होता है। क्लास 11th का सेकेंड चैप्टर का डायमेंशन और यूनिट जो है वो ख़त्म हो गए थे। अब पैरालैक्स मेथड मत शुरू करो। पैरालैक्स मेथड से पहले हम तुमको एक चीज़ मस्त बताते हैं कि इतने चीज़ें 7 तरह की फिजिकल क्वांटिटी हम तुम लोग देख लिए। 7 तरह की फिजिकल क्वांटिटी कौन थी? फंडामेंटल क्वांटिटी जिनको हम बोलते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी की खास बात क्या थी कि ये किसी पे डिपेंड नहीं होता। लेकिन बाकी सारी क्वांटिटीज इन पे कौन सी क्वांटिटी? फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है। तो अब फंडामेंटल क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज के अलावा भी 2 ऐसी क्वांटिटी हैं जिनका काम मेजरमेंट के लिए ही होता है, लेकिन जिनका काम मेजरमेंट के लिए ही होता है लेकिन उनको हम लोग डायमेंशन से बाहर रखते हैं। क्यों डायमेंशन से बाहर रखते हैं देखते हैं। तो जो 2 क्वांटिटी है जिनका काम मेजरमेंट के लिए ही होता है लेकिन उनको हम बाहर रखते हैं, वो दोनों क्वांटिटी में से एक को हम लोग कहते हैं रेडियन और दूसरे को कहते हैं स्टेरेडियन। स्पेलिंग सही है कि नहीं? सही है, गजब। ठीक। अब स्टेरेडियन और रेडियन में फ़र्क क्या है? कुछ नहीं। रेडियन और स्टेरेडियन में बस 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन का फ़र्क है। किसका फ़र्क है? दोनों किसके काम आते हैं? एंगल मेजरमेंट के काम आते हैं। दोनों ध्यान से देखना, दोनों ही एंगल मेजरमेंट के काम आते हैं। दोनों, स्टेरेडियन भी और रेडियन, दोनों एंगल मेजरमेंट के काम आते हैं। तो फिर दोनों में फ़र्क क्या है? 2D और 3D का। थोड़ा अच्छे समझते हैं। जब हम किसी प्लेन फिगर के एंगल को मेजर करते हैं, किसको? प्लेन फिगर को। किसी प्लेन फिगर के एंगल को मेजर करते हैं। ये थीटा, ये आर्क है, ठीक है। तो इसको कुछ भी लिख लो, डी थीटा लिख लो या जो भी, ये आर लिख लो, ठीक है। तो डी थीटा मत लिखो, इसको कुछ भी और लिख लो, एल लिख लो या जो भी एल लिख लो, ठीक है। तो बल्कि इसको थीटा या डी थीटा, कहीं कहीं डी थीटा भी लिखा जा सकता है, तो उससे कंफ्यूज मत होना। ये डी थीटा लिख दिया जाता है यानी स्मॉल एंगल की बात की जाती है। तो रेडियन एक्चुअली एंगल मेजरमेंट के लिए यूज होता है, लेकिन कब? प्लेन फिगर के लिए, यानी 2 डायमेंशन फिगर के लिए। फॉर एग्जांपल अगर हम बोर्ड का एंगल मेजर करेंगे, बोर्ड का, तो इसके लिए हम रेडियन का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? रेडियन का, ठीक है। अब थीटा इज इक्वल टू होता क्या है? ये तुम लोग 9-10 में भी पढ़े होगे मैथ में, आर्क अपॉन रेडियस, यही होता है, आर्क अपॉन रेडियस। तो फिर डी थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा? एल अपॉन आर। आर्क वही है एल और रेडियस को मैंने, दोनों का डायमेंशन क्या होगा? आर्क को भी मीटर से ही मेजर करेंगे और रेडियस को भी, तो ये डायमेंशन इसकी ख़त्म हो जाएगी, यानी ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी हो जाएगा। इसीलिए इसको फिजिकल या डिराइव्ड में नहीं रखा गया है, क्योंकि ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, ठीक है। ये तो हो गया रेडियन का कहानी। स्टेरेडियन, स्टेरेडियन जब भी हम किसी सॉलिड एंगल को मेजर करेंगे, किसको? सॉलिड एंगल का मतलब हो गया कि 3D फिगर की बात हो रही है। अब लेंथ, ब्रेथ और हाइट की बात हो रही है। इसमें सिर्फ 2 डायमेंशन की, इसमें 3 डायमेंशन की बात हो रही थी, ठीक है।
तो यहाँ पे ये चीज़ हो जाएगा एरिया, ये एरिया हो जाएगा। जो पहले सिर्फ आर्क का लेंथ था वो इस कंडीशन में एरिया हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये 3D है, इसमें 2 डायमेंशन आ जाएंगे, मतलब एरिया के जगह पे, मतलब सरफेस पे, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे ये एरिया आ जाएगा एक तरीके से। तो रेडियस तो सेम रहेगा r, रेडियस वही लेंगे, इसको हम लोग कर देते हैं d थीटा, ठीक। तो यहाँ पे स्टे रेडियन जब हम लोग निकालेंगे तो स्टे रेडियन हो जाएगा d थीटा इक्वल टू सॉलिड एंगल, या सॉरी ये d पाई या जो भी इसको लिख लो अपॉन r, हालांकि इसको ओमेगा लिखा जाता है तो ओमेगा से कंफ्यूजन मत होना। चलो सॉलिड एरिया लिख देता हूँ मैं, अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ पे आर स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर है, यहाँ पे आर स्क्वायर हो जाएगा, ये ds कर दो इसको, ठीक है। तो ये हो जाएगा d थीटा ds अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ भी सेम है, एरिया होगा तो स्क्वायर के फॉर्म में आएगा, आर स्क्वायर तो आर स्क्वायर है ही, तो यानी एरिया को भी मेजर करोगे तो क्या एरिया का तुमने डायमेंशन निकाला है, मीटर स्क्वायर ही आता था, और आर स्क्वायर को भी मेजर करोगे मीटर स्क्वायर ही आएगा, ये भी डायमेंशन लेस क्वांटिटी हो गई, ठीक है। तो ये दोनों क्वांटिटीज़ भी मेजरमेंट के ही काम आती हैं, लेकिन इनको हम डायमेंशन में नहीं लिखते क्योंकि ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, और मेजरमेंट के काम आती है। तो क्या किसके मेजरमेंट के काम आती है, एंगल मेजरमेंट के काम आती है। तो रेडियन जो है वो 2D के एंगल को मेजर करता है, 2 डायमेंशन के एंगल को, या प्लेन के एंगल को मेजर करता है, और स्टे रेडियन जो है वो 3D फिगर को मेजर करता है या सॉलिड एंगल को मेजर करता है। क्लियर हुआ ये चीज़? तो ये नोट कर लो, तो उसके बाद मैं बताता हूँ तुमको पैरेलैक्स मेथड, पहले ये नोट कर लो। देखो अब छोटी छोटी डिस्टेंस को मेजर करना होगा तब तो हम आराम से कर लेंगे, इंची टेप फलन, ठीक है, हाथ पाँव किसी से भी मेजर कर लेंगे, हाँ। लेकिन बात दिक्कत तब आती है जब हम लोगों को काफ़ी बड़ी डिस्टेंस मेजर करनी हो। बड़ी डिस्टेंस मेजर करनी हो मतलब सन की, मून की, सैटर्न की, ठीक है। अब तो गूगल पे जाओगे, पता करोगे कि डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, तो पता चल जाएगा। लेकिन कभी सोचो नापा कैसे गया होगा? ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे एक आदमी को खड़ा करके पकड़ा दिया गया होगा टेप का एक सिरा, और अपने सैटेलाइट से जा रहे हैं कि रुको रुको हम पहुँच के नाप के बता रहे हैं, तुम बस पकड़े रहना, और यहाँ से पकड़े हैं सैटेलाइट से, सर से मून पे गए और नाप लिए। ऐसा तो नापा नहीं गया होगा। या सन पे गए नाप लिए, सन पे तो जाना भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है, अभी तक तो। उसी तरह सैटर्न वाटर्न, ऐसा तो नहीं, जैसे अभी 11 जुलाई को जा रही हैं ना, क्या नाम है उनका, अभी जो नाम बताया मैं, जो जा रही हैं 11 जुलाई को, हम भी भूल गए, अजीब सा नाम है थोड़ा। अभी वो 11 जुलाई को स्पेस में जा रही हैं, ठीक है, तो कुछ ना कुछ हो सकता है वो भी डिस्टेंस नाप करके आए वहाँ से। तो अब ऐसी बड़ी बड़ी डिस्टेंस को, यानी कि सन को, स्टार को, मून को, या हम लोग सीधे सीधे अगर हम लोग कहें तो एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़ की डिस्टेंस को मेजर करने के लिए एक मेथड हम लोग यूज़ करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं पैरेलैक्स मेथड, ठीक है। इसमें हम लोग करते क्या हैं पैरेलैक्स मेथड में, ध्यान देना। अगर तुम नॉर्मली भी देखोगे तो ये समझ में आ जाएगा कि एक पेंसिल को अपने नाक के सीधे रख लो ऐसे, ठीक है, पेंसिल की टिप को रखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पेंसिल की टिप को देखो। अब पेंसिल की टिप को जब एक आंख बंद करके एक आंख खोल करके देखो, ठीक है, एक आंख बंद किए रहो और एक आंख खोल के देखो, तो टिप को देखते रहना ध्यान से। अब उसी टिप को देखते हुए जब यही प्रोसेस दूसरी आंख से करोगे, यानी अब दूसरी वाली खुली रहे और पहली वाली बंद, तो तुमको ऐसा लगेगा कि टिप जो है वो डिस्प्लेस हो गया, तुमको ऐसा लगेगा कि टिप जो है वो, लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ है, एक्चुअल में क्या टिप डिस्प्लेस हुआ होगा? नहीं हुआ होगा। लेकिन तुमको ऐसा लगता है कि टिप जो है वो डिस्प्लेस, तो ऐसा क्यों लगता है? हमारी ध्यान से देखो, ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि हम आँखों के बीच के पॉइंट से देख रहे होते हैं,
इससे देख रहे होते हैं, इससे देख रहे होते हैं, ठीक है। अब ये दोनों जो है वो कन्वर्ज होते हैं टिप पे। ध्यान से देखना, जब हम दोनों आँखों से खुले हुए देखेंगे, जब हम दोनों खुली हुई आँख से देखेंगे तो हमारे देखने का नज़रिया एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब हम एक आँख बंद करेंगे तो कन्वर्जन का चांस बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। तो वो अधिकतर सीधे सीधे देखता है, लाइट ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन पड़े हुए ये, तो वो टिप को सीधे लाने की कोशिश करता है, एक तरीके से ऐसे समझ लो। क्लियर हुआ ये चीज़? और ठीक ही वही हाल इधर, तो उधर लाने की कोशिश करता है, ठीक है। तो ये एक्चुअली अगर हमारे आँखों के बीच डिस्टेंस ना हो या एक ही आँख हो तो फिर हमारा टिप जो है वो डिस्प्लेस नहीं होगा। आँखों के बीच अगर डिस्टेंस ना हो या एक ही आँख हो तो हमारा टिप जो है वो डिस्प्लेस नहीं होगा। तो आँखों के बीच की डिस्टेंस, ये है आँखों के बीच की डिस्टेंस, एक को ये आँख, एक को ये आँख, ठीक है। और ये हम जो पेंसिल या पेन का टिप देख रहे हैं, कन्वर्जन इस तरीके से होगा ये दोनों आँखों का टिप, और ये हो गया कन्वर्जन का पॉइंट, जहाँ जो पॉइंट हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। अब इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके सारी डिस्टेंस नापेगी। जैसे हम लोग मान लो अर्थ से ही मून को देख रहे हैं, तो अर्थ पे कोई दो पॉइंट बनाएंगे, वो जैसे आँख की दो पॉइंट थी, उस दोनों पॉइंट से हम लोग मून को देखेंगे तो कन्वर्जन होगा। यहाँ पे एक एंगल बनेगा, ये एंगल बनेगा नहीं बनेगा, कोई एंगल थीटा बनेगा। अब ध्यान से देखना, उन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस तो हमको पता होगी, क्योंकि दोनों पॉइंट अर्थ पे बनाए हैं हम लोग, हमारे आँखों के भी बीच की डिस्टेंस हम लोगों को पता होगी। इसको हम लोग बोलेंगे बेसिस। क्या बोलेंगे? बेसिस यानी कि बी, ठीक। इसको हम लोग बेसिस यानी कि बी बोलेंगे। अब वो जो बेसिस के दो पॉइंट हैं, वहाँ से बेसिस के जो दो पॉइंट हैं वहाँ से जो हमारा टारगेट का पॉइंट है उसकी डिस्टेंस को हम लोग डायमीटर ले लेंगे। क्या ले लेंगे? यानी डी, कैपिटल डी, ठीक है। और ये एंगल हो जाएगा हमारा, इस एंगल को बोलेंगे पैरेलैक्स एंगल। क्या बोल देंगे? एंगल, वो एंगल जो एक्चुअली बेसिस की मदद से हम लोग बनाते हैं टारगेट पॉइंट पे, वो हो गया पैरेलैक्स एंगल। अब बेसिस हम लोगों को पता है और थीटा भी हम पता कर लेंगे, थीटा भी हम लोग पता कर लेंगे, क्योंकि जिस पॉइंट से हम लोग देख रहे हैं उस एंगल को आराम से थीटा पता हो जाएगा। तो अगर थीटा पता है और अगर बेसिस पता है तो क्या डायमीटर नहीं पता कर लोगे? कर लेंगे, क्योंकि तुमको एक बेसिक सा फॉर्मूला पता है कि थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ये पता है नहीं पता है? पता है, ठीक। तो अच्छा, ये इसको डायमीटर ना लिख करके डिस्टेंस लिख लो, क्योंकि डायमीटर में बहुत कन्फ्यूजन हो सकता है। कन्फ्यूजन कैसा? वही डिस्टेंस, डायमीटर इक्वल टू हाफ अपॉन रेडियस हो, ये सब। तो इसको डिस्टेंस ही लिख लो। तो थीटा इक्वल टू हो गया आर्क अपॉन रेडियस। तो अब आर्क यानी यहाँ पे बेसिस, आर्क की तरह से बेसिस काम कर रहा है, ठीक है। तो यानी बेसिस अपॉन डिस्टेंस, यानी कि थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी अपॉन डी। अब आराम से तुमको कोई दो क्वांटिटी पता हो तो एक क्वांटिटी आराम से निकाल लोगे। तो पैरेलैक्स मेथड इसके लिए यूज होता है, ठीक है। हाँ हाँ, तो आई की डिस्टेंस हमेशा सेम है, लेकिन यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि डिस्टेंस हमेशा सेम ही हो। हम लोग तो एक एग्जाम्पल लिए हैं आइस के माध्यम से समझाने के लिए, पर यहाँ जरूरी नहीं है कि वो डिस्टेंस हमेशा सेम हो, लेकिन ये है कि डिस्टेंस हमेशा हमको पता होगी। अगर अर्थ के किसी दो पॉइंट्स हम लोग मानेंगे तो डिस्टेंस पता करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। डिस्टेंस ज़रूरी नहीं है कि सेम हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लो ये अर्थ है, बेसिस का एक पॉइंट ये है, बेसिस का दूसरा पॉइंट ये है। तो यहाँ से कोई डिस्टेंस हमने नाप लिया, अच्छी बात है। मान लो कि अब हमको दूसरी ऑब्जर्वेशन करनी है या दूसरे डिस्टेंस को नापना है, तो ज़रूरी थोड़ी है कि हम लोग वही बेसिस रखें। हो सकता है हम ये बेसिस रख दें, ऐसा बेसिस मान लें, यहाँ की डिस्टेंस आराम से ऐसे नाप लें, क्या दिक्कत है? बेसिस सेम है ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन बेसिस हमको पता होगा ये है, ये बात इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखो इसकी भी लिमिटेशन है
कि ये पहली बात तो ये कौन से डिस्टेंस को नापती है, लाइट ईयर्स के डिस्टेंस को नापती है, लाइट ईयर्स के। ठीक है, लाइट ईयर क्या हो गया, लाइट ईयर डिस्टेंस का यूनिट है, डिस्टेंस का यूनिट है। किस डिस्टेंस का, जो हमसे काफ़ी दूर है, मतलब एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी के लिए। तो कैसे लाइट ईयर क्या क्या होता है, लाइट की स्पीड क्या होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये लाइट की स्पीड है। तो 1 लाइट ईयर का मतलब कि लाइट 1 साल में कितना डिस्टेंस चलेगी, ध्यान देना, 1 साल में कितना डिस्टेंस चलेगी। तो लाइट की स्पीड पता है, जब वो 3 × 10⁸ मीटर 1 सेकेंड में चल रही है, जब वो 3 × 10⁸ मीटर 1 सेकेंड में चल रही है, तो 1 साल में कितनी डिस्टेंस चलेगी, वहाँ से हम लाइट ईयर की डिस्टेंस को कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो 1 लाइट ईयर का इसीलिए स्पेसिफिक वैल्यू आता है। अब ध्यान से देखना कि एक चीज़ और है जो इसकी लिमिटेशन है, पहले लिमिटेशन समझा देता हूँ होती कैसे है। कि लाइट की खास बात कि जैसे जैसे हम लोग दूर जाएंगे पॉइंट से, जैसे ये पॉइंट है, ठीक है, तो लाइट इस तरीके से इमर्ज हो रहा होता है, इस तरीके से लाइट निकल रही होती है। ठीक है, ये इस तरीके से निकल रही है लाइट। अगर तो जैसे जैसे डिस्टेंस लाइट की बढ़ती चली जाएगी, वैसे वैसे लाइट जो है वो स्ट्रेट होता चला जाएगा। एक समय बाद ऐसा आएगा कि लाइट जब यहाँ पे देखोगे तो लाइट को लगेगा कि एकदम सीधे चल रही है, लेकिन निकली थी किसी स्पेसिफिक एंगल पे, लेकिन काफ़ी डिस्टेंस चलने के बाद महसूस होता है कि लाइट जो है वो एकदम स्ट्रेट चल रही है, एंगल बनना बंद हो जाता है। यानी एक्चुअल में अगर हम लोग देखेंगे गौर से, तो ये जो हम अभी पॉइंट बताए हैं ये तो अभी कन्वर्ज हो गया, लेकिन और ज़्यादा डिस्टेंस होगी तो फिर कन्वर्ज होने में और दिक्कत होगा, ये ऐसे हो जाएगा, फिर डिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी तो लाइट स्ट्रेट होता चला जाएगा, और एक समय बाद लाइट एकदम, तो एंगल बन ही नहीं पाएगा। जब एंगल बन ही नहीं पाएगा तो यानी थीटा नहीं मिलेगा, थीटा नहीं मिलेगा तो ये फॉर्मूला वैलिड ही नहीं होगा, तो हम लोग उस समय डिस्टेंस तो कुछ 93 लाइट ईयर्स तक की डिस्टेंस ही निकाल पाएंगे इस मेथड से। अगर उससे भी दूर है कोई ऑब्जेक्ट तो हम उसकी डिस्टेंस इस मेथड से नहीं निकाल पाएंगे। ये पैरेलैक्स मेथड की लिमिटेशन है। क्लियर हुआ ये चीज़? ठीक है, तो इसको नोट कर लो पहले, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। तो ये तुम्हारा इसको लिख लो, इम्पॉर्टेंट है। 1 फर्मी इज इक्वल टू हो गया 10⁻⁻15 मीटर, फर्मी की यूनिट है, जहाँ भी 1 फर्मी लिखा आ जाएगा समझ जाना ये 10⁻⁻15 मीटर की बात हो रही है। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो हो गया वो 1.496 × 10⁻11 मीटर। ये अप्रॉक्सीमेटली वो डिस्टेंस भी है जो सन और अर्थ के बीच में है। ठीक है, इसको 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी बोल देते हैं। 1 लाइट ईयर यानी 1 साल में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 9.46 × 10⁻15 मीटर। ठीक है, 1 पार्सेक यानी ये लगभग अर्थ की रेडियस भी है, याद रखना इसको, कि 3.08 × 10⁻16 मीटर। तो पार्सेक इज दैट, ये भी लिखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यूमेरिकल में इसका काम आया जाएगा कि अगर 1 पार्सेक बोला होगा या पार्सेक बोला होगा तो तुम तुरंत थीटा दिया होगा, थीटा की वैल्यू क्या ले लोगे, 1 आर्क सेकेंड। और ये सेकेंड का क्या है, सेकेंड भी मेजरमेंट की काम में कैसे आता है, ध्यान रखना कि 1 डिग्री ऐसे लिखते हैं, 1 डिग्री इज इक्वल टू हो जाता है 60 मिनट, 1 डिग्री इज इक्वल टू, और 1 मिनट इज इक्वल टू हो जाता है 60 सेकेंड। ठीक है, मिनट में 1 डैश और 60 में, तो हाँ, तो ये हो गया मिनट और ये हो गया सेकेंड। ठीक है, तो अगर अब ये लिखा गया है कि पार्सेक इज द डिस्टेंस एट विच एवरी रेडियस ऑफ अर्थ्स ऑर्बिट सस्टेन एन एंगल ऑफ 1 आर्क सेकेंड, यानी 1 आर्क सेकेंड का एंगल बनाता है, यानी कि थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 सेकेंड जब पार्सेक बोला जाएगा। तो क्लियर हुआ ये चीज़, ये याद रखना हमेशा। तो यानी थीटा नोन रहेगा जब भी वो बोलेगा। तो अब अगर हम लोग मेजरमेंट इतना पढ़े हैं, मेजरमेंट का तमाम तरीके का यूनिट पढ़े हैं, डायमेंशन पढ़े हैं, मेजरमेंट कैसे होता है, क्यों होता है, ये सब भी पढ़े हैं। अब हम इसके आगे अगर हम चलेंगे तो ये देखेंगे कि मेजरमेंट करते वक्त, पहले मैं स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जो नापी जा सके, जिसको हम मेजर कर सकें, चाहे वो इंस्ट्रूमेंट की मदद से, चाहे मैनुअली, चाहे जैसे भी। अगर हम मेजर कर सकते हैं
तो इसका मतलब वो फिजिकल क्वांटिटी है। अब फिजिकल क्वांटिटी ज़रूरी थोड़ी है कि हर बार हम लोग सही मेजर करें, ह्यूमन है, एरर हो सकता है। कपड़े की दुकान पे गए, तुमने बोला भैया हमको 5 मीटर कपड़ा चाहिए, ठीक है, तुमने बोला हमको 5 मीटर कपड़ा चाहिए। अब उसका मालिक उसको बहुत परेशान किया है, जल्दी करो ये करो, सुबह से उसका मूड ख़राब है, तो 5 मीटर की जगह वो सीधे नाप दिया 5.5 मीटर। तुमको चाहिए कितना था? 5 मीटर का कपड़ा, उसने नाप कितना दिया? 5.5 मीटर। तो तुमको तो फ़ायदा हो गया, तुमको फ़ायदा हो गया, लेकिन किसको घाटा हो गया? दुकानदार को घाटा हो गया। तो दुकानदार को घाटा क्यों हुआ? क्योंकि इसने नापने में गलती कर दी। 5 मीटर इसको नापना था और नाप कितना दिया? तो इसने गलती कर दी। इस गलती को ही हम लोग अब पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं एरर। क्या बोलते हैं? एरर माने की गलती। अब ध्यान देना कि अगर तुमने 5 मीटर का कपड़ा मांगा है और उसने 5.5 मीटर का कपड़ा दे दिया, तो उसने एरर कर दी। कितनी एरर की? 0.5 का। इसमें एरर हो गया 0.5 मीटर का, यही ना। अब अगर तुमने 5 मीटर कपड़ा नापा और उसने 4.5 मीटर कपड़ा नापा, तो एरर की कि नहीं की? कितना? 0.5 का एरर इसने फिर से कर दिया, ठीक है। तो अब 2 लोग गए हैं, अब दुकान पे कितने लोग गए हैं? 2 लोग गए हैं। एक को 5.5 नाप के दे देता है, एक को 4.5 नाप के दे देता है। दोनों लोग 5 मीटर का कपड़ा नापे हैं, लेकिन एक आदमी को वो 5.5 दे देता है नाप करके, और दूसरे आदमी को वो 4.5 नाप के दे देता है। तो टोटल एरर कितना कर देता है वो? कुछ नहीं, है ना। बस यही समझना है, यहीं पे समझना है कि हम लोगों को मैथ नहीं लगाना है। हम लोगों को क्या नहीं लगाना है? मैथ नहीं लगाना है। जो टोटल एरर करेगा वो 0.5 का भी करेगा और 0.5 का, यानी प्लस में भी 0.5 किया और माइनस। एक तरीके से अगर 0.5 ज़्यादा नापा तो हम उसको लिखेंगे प्लस, और 0.5 कम नापा तो उसको हम लिखेंगे माइनस। तभी समझ में आएगा कौन ज़्यादा कौन कम। लेकिन जो टोटल एरर होगा वो हमेशा प्लस ही होगा, वो हमेशा, यानी उसने टोटल गलती कितनी की? 1 मीटर की। उसने टोटल गलती कितनी की? अब कैसे, समझो ध्यान से। सामान पैक हो गया सब, अब दुकान बंद होने जा रहा है। उस आदमी को बुलाया मालिक, अब बोला भैया तुम्हारे यहाँ 2 आदमी आए थे 5 मीटर का कपड़ा लेने के लिए, दोनों को कितना दिए हो? तो बोलेगा साहब गलती हो गई, एक को 5 मीटर ज़्यादा दे दिए, एक को 5 मीटर कम दे दिए। तो ये बताओ, जो जिसको 5 मीटर ज़्यादा दिया एरर तो उसके साथ भी किया, और जिसको 5 मीटर 0.5 मीटर कम दिया वो क्या चुप रहेगा कि हमको कम मिला? वो भी चिल्लाएगा। एरर तो दोनों के लिए है। तो टोटल एरर कितना हुआ? मालिक के हिसाब से टोटल एरर हो गया, यार तुमने 1 मीटर की आज गलती की है। वो तो यही बोलेगा कि तुमने 1 मीटर की गलती की है। क्यों? क्योंकि तुमने सही न ज़्यादा वाले को दिया ना सही कम वाले को दिया। क्लियर है ये चीज़? तो अब देखो ध्यान से, पहला कॉन्सेप्ट कि एरर में माइनस, ठीक है। टोटल एरर हमेशा सारी गलतियों को जोड़ करके निकलेगा, चाहे वो गलती प्लस में हुई हो चाहे वो गलती, यानी यहाँ पे प्लस माइनस का सिर्फ इतना मतलब है कि गलती से ज़्यादा नाप दिया कि गलती से कम नाप दिया। जब टोटल गलती गिनेंगे तो सबको हम लोग प्लस करेंगे। ये चीज़ कॉन्सेप्ट समझ में आया कि एरर में मैथ ज़्यादा, इसीलिए बोला जाता है कि फिजिक्स में तेज हो जाओ, मैथ में अपने आप तेज हो जाओगे। मैथ इज़ जस्ट अ न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिक्स। मैथ क्या है? मैथ इज ओनली अ न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिक्स। ये हम कह देते हैं, मैथ वाले टीचर गरमा जाते हैं। तो अब देखो, इसको मैं ध्यान से आगे बताता हूँ मैं कि अब कई टर्म इसमें क्लियर करता हूँ मैं। ध्यान से देखना, ये जो हमको 5 मीटर का कपड़ा चाहिए था, ये जो हमको 5 मीटर का कपड़ा चाहिए था, ये है ट्रू वैल्यू। क्या है? ये जो 5 मीटर का कपड़ा हमें चाहिए था, ये है सही वैल्यू। हमको इतना ही चाहिए, न इससे ज़्यादा न इससे कम। अब ध्यान से देखना, अगर कोई बंदा है
वो तुमको 4.9 मीटर कपड़ा नाप के देता है। कितना कपड़ा नाप के देता है? दूसरा वाला आता है वो तुमको 4.8 मीटर नाप के देता है। ठीक है, ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। पहला वाला आया तो तुमको 4.9 मीटर नाप के दिया, तुमने बोला भाई ठीक नहीं लग रहा हमको ये आदमी, तुम दूसरे आदमी को बुलाया, वो आया तो 4.8 नाप के दिया। तुम किसका लेना पसंद करोगे, 4.9 का, 4.8 का? 4.9 का। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि वो ट्रू वैल्यू के सबसे करीब है, क्योंकि वो ट्रू वैल्यू के सबसे करीब है। इसका एक इंग्लिश टर्म है एक्यूरेट। एक्यूरेट यानी कौन सी वैल्यू मेजरमेंट की कौन सी वैल्यू ट्रू वैल्यू के कितने नज़दीक है, वो वैल्यू उतनी ही एक्यूरेट कहलाएगी, उतनी ही। यानी अगर हम 4.9 और 4.8 की बात करें तो 4.9 ज़्यादा एक्यूरेट है। ज़्यादा एक्यूरेट क्यों है 4.9? क्योंकि ये ट्रू वैल्यू के ज़्यादा नज़दीक है, ट्रू वैल्यू के ज़्यादा नज़दीक है। ठीक है, तो अब ये जो वैल्यू हम लोग मेज़र करते हैं 4.9, 4.8 ये वैल्यू मेज़र किए हैं, तो इस वैल्यू को हम लोग बोलते हैं मेजर्ड वैल्यू। क्या बोलते हैं? तो ट्रू वैल्यू कौन सी वैल्यू हो गई? जो हमारा डिज़ायर्ड क्वांटिटी है वो हमारी ट्रू वैल्यू हो गई। ठीक है, तो जो हमारा डिजायर्ड यानी 5 मीटर हमारा डिजायर्ड क्वांटिटी, हमको 5 मीटर कपड़ा चाहिए तो 5 मीटर हमारी ट्रू वैल्यू हो गई। मेजर्ड वैल्यू वो वैल्यू जो हम मेजर करते हैं। इससे मतलब नहीं है कि हम एक्यूरेट मेजर किए, एक्यूरेट मेजर नहीं किए, कब मेजर किए, ज़्यादा मेजर किए, इससे मतलब नहीं है। जो वैल्यू मेजर करने के बाद आ रही है, ठीक है, वो मेजर्ड वैल्यू हो गई। अब मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू के कितने करीब है, ये एक्यूरेट कहलाता है, एक्यूरेसी हो कहलाती है। ठीक है, एक्यूरेसी क्या होती है कि कोई सर्टेन मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू के कितने करीब है। ठीक है, वो वैल्यू उतनी ही एक्यूरेट कहलाएगी, उसकी एक्यूरेसी उतनी ही अच्छी कहलाएगी। यानी पहले वाले व्यक्ति की एक्यूरेसी ज़्यादा अच्छी है दूसरे वाले व्यक्ति के। अब अगर मान लो कि 4.9 मेजर किया एक आदमी, तुमने बोला भाई गड़बड़ है, तुमने दूसरे आदमी को बुला लिया, वो जोश में आकर के सीधे 5.2 का मेजर कर दिया, 5.2 का मेजर कर दिया। जोश में आया कि भाई उस आदमी को हटा के हमको बुलाया गया है, और वो सीधे मेजर कर दिया। तुमको कितना चाहिए था और मेजर कितना कर दिया? अब ये बताओ कि 5.2 मीटर और 4.9 मीटर में कौन एक्यूरेट है? 4.9 अभी भी। मन में स्वार्थ नहीं जगाना है कि हमको तो 2 मिनट ज़्यादा मिल गया, छोड़ो हटाओ, इसी को एक्यूरेट बोल दो। ठीक है, ऐसा नहीं करना है कि इसी को लहा दो, यही एक्यूरेट है, सबसे बढ़िया आदमी है। नहीं, ट्रू वैल्यू के कितने नज़दीक है। अब ये जो है 0.1 मीटर कम है। अब ये वैल्यू जो है, सॉरी, ये वैल्यू जो है वो 0.1 मीटर कम है। अब ये वैल्यू जो है वो ज़्यादा तो है, लेकिन 0.2 मीटर ज़्यादा हो गया। ये हमारे लिए ठीक नहीं है, एक्यूरेट तो यही है 4.9। बात समझ में आ गई? समझ में आ गई। अच्छा, इससे ये भी पता चल गया कि एरर कैसे निकालेंगे। पहली बात तो ये, एरर कैसे निकालेंगे? एरर निकालने का सीधा तरीका कि ट्रू वैल्यू या मेजर्ड वैल्यू, एरर निकालने का सीधा तरीका है कि मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। ठीक है, ट्रू वैल्यू। तुम कहीं कहीं ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू भी कर सकते हो, बस साइन का अंतर आएगा। तुम ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू भी कर सकते हो, बस साइन का अंतर आएगा। तो अगर तुम्हारे दिमाग में साइन को लेकर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई दिक्कत उससे भी नहीं होगी। तो एरर तो पता चल गया कैसे आएगा हम लोगों को। सीधी सीधी बात है कि ट्रू वैल्यू क्या थी, 5 थी, और मेजर्ड वैल्यू क्या थी 4.9, माइनस की तो 0.1 आया, यही हमारा एरर है। बात समझे नहीं समझे? एरर निकालना समझ में आ गया, एक्यूरेसी भी समझ में आ गई। ठीक है, एक्यूरेसी क्या होता है? हाँ, जो मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू के कितनी नज़दीक है वो उतना ही एक्यूरेट है। तो यानी एक्यूरेसी एक पैमाना बताता है
ठीक है, एक मेजरमेंट का टेक्निक बताता है कि ट्रू वैल्यू के कितने वो करीब है। अगर हम बोलेंगे कि भैया फर्स्ट जो है उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा है, फर्स्ट की एक्यूरेसी जो है, सॉरी, अगर हम बोलते हैं कभी जुबान में बातचीत में कि भैया फर्स्ट की जो एक्यूरेसी है वो ज़्यादा है सेकंड से, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका सीधा सीधा मतलब हुआ कि फर्स्ट जो है वो वैल्यू ट्रू वैल्यू के सबसे ज़्यादा नज़दीक नापता है, यानी ये सबसे कम गलती करता है। जो ज़्यादा एक्यूरेट उसकी गलती उतनी ही कम, जो कम एक्यूरेट उसकी गलती उतनी ही ज़्यादा। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है कि आप अपने काम में एक्यूरेसी लाइए। ये नहीं बोला जाता कि परफेक्ट हो जाइए, परफेक्ट नहीं होता है, कोई गलती थोड़ी बहुत हो ही जाती है, लेकिन एक्यूरेसी ज़्यादा से ज़्यादा लाने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, प्रिसीजन एक क्वांटिटी और आता है प्रिसीजन एक्यूरेसी के साथ। प्रिसीजन क्या होता है? प्रिसीजन एक तरीके से ऐसे समझ लो कि लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। माने एक स्केल लिए तुमने, एक स्केल लिया, एक स्केल लिया, इसमें 1 2 3 4 5 6 डिवीजन है मान लो। दूसरा स्केल लिया, दूसरा स्केल लिया, इसमें भी मान लो 6 ही डिवीजन है। ठीक है, दोनों में फ़र्क क्या है? पहले वाले स्केल में, ध्यान से सुनना मेरी बात, पहले वाले स्केल में जो 2 डिवीज़न के बीच, पहले वाले स्केल में जो 2 पॉइंट हैं, यानी कि ये होगा 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, यानी पहले वाले स्केल में 1 से 2 के बीच या 2 से 3 के बीच 5 डिवीज़न है। कितने डिवीज़न है? 5 डिवीज़न है। ध्यान से सुनना, पहले और दूसरे दोनों स्केल में 6 डिवीज़न है, लेकिन पहले वाले स्केल में 0 से लेके 1 तक या 1 से लेके 2 तक या 2 से लेके 3 तक जो है वो 5 डिवीज़न है। माने एक यूनिट के अंतराल 5 डिवीज़न है पहले स्केल में, और दूसरे स्केल में वही एक यूनिट के बीच में, एक यूनिट के इंटरवल में 10 डिवीज़न है, 10 डिवीज़न है, 10 डिवीज़न है। किससे ज़्यादा एक्यूरेट मेजर होगा? नीचे वाले से ना। अब एक बार और समझते हैं इसको, और अच्छे से बताया तुमने, एकदम सही है, लेकिन एक बार और अच्छे से समझते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें थोड़ी कन्फ्यूजन है। इसको हम एक एग्जाम्पल समझते हैं। देखो, एक टाइम मेजरमेंट के लिए सबसे सटीक जो क्लॉक होता है उसको हम बोलते हैं एटॉमिक क्लॉक। क्या बोलते हैं? या सीजियम क्लॉक भी उसी को बोलते हैं, या सीजियम। लेबोरेटरी वगैरह में, साइंटिफिक लेबोरेटरी वगैरह में रखा जाता है। इसमें एरर होता ही नहीं है। 100-200 साल में, 1000 साल में एक आध सेकंड का एरर होगा, बस इतना परफेक्ट क्लॉक होता है। तो ये क्यों इतना परफेक्ट होता है? क्योंकि इसमें हर एक सेकंड पे, हर एक सेकंड को भी डिवाइड कर दिया गया है, हर एक सेकंड को भी डिवाइड कर दिया गया है। देखो, अगर टाइम तुम घंटों में लोगे, 1 घंटा के बाद तुमको टाइम का पता चलेगा, 2 घंटा के बाद टाइम, मतलब घंटों का डिवीजन रहेगा, तो एरर होने का चांसेस ज़्यादा है। 10-15 मिनट बाद भी अगर पता चलेगा कि दूसरा घंटा हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। मान लो कि टाइम का डिवीजन घंटों का है, कि 1 घंटे बाद पता चलेगा कि दूसरे घंटे में हो, दूसरे घंटे के बाद पता चलेगा कि तीसरे घंटे में हो। तो अगर तुम चौथे घंटे में हो गए और 10 मिनट बाद भी पता चलेगा तो कोई दिक्कत, समझ में आ रही है बात? वहीं अगर सेकंड का हो तो हर सेकंड तुमको अपनी गलती पता चलेगी। एक मूव हुआ, गलत हुआ तो तुरंत पता चलेगा कि 1 सेकंड भाई गलती हो गई, गलती हो गई, गलती हो गई, बार बार गलती पता चलेगा। तो अगर जितना ज़्यादा छोटा रिजोल्यूशन करते चले जाओगे उतनी गलती कम होती चली जाएगी। बड़े बुजुर्ग पहले इस बात से ज़्यादा नाराज़ नहीं होते थे कि तुम बड़ी गलती करके आ गए हो। बड़े बुजुर्ग पहले इस बात से ज़्यादा नाराज़ होते थे कि तुम छोटी छोटी गलती क्यों कर रहे हो। छोटी छोटी गलतियों पे वो ज़्यादा पीटते थे, क्योंकि उनको पता था कि ये छोटी छोटी गलतियाँ आगे जाके बड़े पैमाने पे रिजल्ट ख़राब करेंगे। बड़ी गलती करके आ गए उसको सुधारा नहीं जा सकता है, लेकिन छोटी छोटी गलती सुधारा जा सकता है। और अगर छोटी छोटी गलती लाइफ में सुधार रहे हो तो अपने आप आगे जा कर के एरर भी कम होता
चला जाएगा। इसलिए तुम जितना कम रिजोल्यूशन करो उतना ही जितना ज़्यादा रिजोल्यूशन करो उतना ही कम एरर होगा। ठीक है, जैसे अब वही एटॉमिक क्लॉक और सीजियम क्लॉक को टाइम का मेजरमेंट का, अब इसमें मान लो कुछ ऐसा किया जाता है कि 1 सेकेंड में 16,000 वाइब्रेशन हो, कुछ ऐसा सिस्टम कर दिया गया कि हर सेकेंड में 16,000, मतलब 1 सेकेंड चला 16,000 वाइब्रेशन हुआ, फिर 1 सेकेंड चला तो 16,000 वाइब्रेशन हुआ। ठीक है, एक भी वाइब्रेशन में गड़बड़ी आ गई तो सेकेंड में गड़बड़ी आ गई। क्लियर हुआ ये चीज़? तो अब जैसे एक और तरीका बताता हूँ, कि ये स्केल है, मान लो ये 0 है, ये 1 है और ये 2 है। ठीक है, और ये भी एक स्केल है, ये 0 है और ये 1 है। इनके बीच 1 2 3 4 ये 5, 1 2 3 4 ये 5, ये डिवीजन है। इनके बीच 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। क्लियर हुआ ये चीज़? अब इस स्केल से मेजर करोगे, इस स्केल से मेजर करोगे तो गलती किस में अच्छी से पकड़ाएगी? इसमें ना, क्योंकि अगर इसमें इसके और इसके बीच में पॉइंट आ जाएगा मेजरमेंट के समय, इसके और इसके बीच में कोई यहाँ पे आ गया मान लो, तो हम उसको अप्रॉक्स ले लेंगे कि यही डिस्टेंस है ना, या यहाँ पे आ गया तो हम उसको अप्रॉक्स ले लेंगे कि यही डिस्टेंस है। लेकिन इनके बीच, लेकिन ऐसा नहीं होगा, इन दोनों के बीच यानी ये 3, अगर यहाँ पे कहीं पॉइंट है इसका मतलब हो सकता है वो यहाँ पे हो, तो एग्जैक्ट डिस्टेंस हम लोगों को पता चल जाएगा, एग्जैक्ट इवेंट पता चल जाएगी। तो प्रिसीजन एक्चुअली रिजोल्यूशन को या लिमिट को बताता है कि हमारी लिमिट कहाँ तक है मेजर करने की, हमारा रिजोल्यूशन कहाँ तक है। और अगर इसको न्यूमेरिक डाटा में समझोगे तो कुछ ऐसा समझ लो कि 1.1 मीटर हो गया, एक 1.10 मीटर हो गया, 1.100 मीटर हो गया। मतलब एक में रिजोल्यूशन सिर्फ 1 डेसिमल का है, एक में 2 डेसिमल का, एक में, तो इसमें अगर 0.001 का एरर आता है इस क्वांटिटी में तो वो पकड़ी नहीं जाएगी। इसमें अगर सेम आता है तो वो भी पकड़ी, लेकिन इसमें पकड़ी, छोटी से छोटी एरर भी इसमें पकड़ी जाएगी। तो ये वैल्यू हमेशा तुम्हारी ज़्यादा एक्यूरेट रहेगी इन दोनों के कंपैरिजन में। बात समझ में आ रही है? तो जितना रिजोल्यूशन, जितना लिमिट बढ़ाओगे तुम, उतना ही एरर कम होता चला जाएगा। और इसी रिजोल्यूशन और लिमिट बढ़ाने को हम लोग क्या बोल देते हैं? प्रिसीजन बोल देते हैं, प्रिसीजन बोल देते हैं। क्लियर हुआ ये चीज़? तो एक्यूरेसी क्लियर हो गया, प्रिसीजन क्लियर हो गया, एरर क्लियर हो गया। एरर में प्लस करते हैं क्या और माइनस नहीं करते हैं? ठीक, ये चीज़ समझ में आ गई? तुरंत नोट कर लो इसको, ये वाला चीज़ नोट कर लो। ये वाला क्या नोट करोगे? तो हम बताएंगे कि कितने टाइप के अभी एरर होते हैं और क्यों, क्या कारण होते हैं एरर होने के, क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो पहले फ़िलहाल ये नोट कर लो, एरर का हम लोग समझ गए बेसिक कॉन्सेप्ट। अब देखो, एरर 2 तरीके से हो सकते हैं। कितने तरीके से हो सकते हैं? एक को हम लोग बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर। स्पेलिंग सही है? नहीं, मुझे तो गड़बड़ लग रहा है। SYSTEMA, ओ माय गॉड। एक हो गया सिस्टमैटिक एरर और दूसरा हो गया रैंडम एरर। ध्यान से देखना, एरर 2 कारणों की वजह से हो सकता है, एक सिस्टमैटिक एरर और एक रैंडम एरर। ठीक है, सिस्टमैटिक सिस्टम से बन के आया है, सिस्टमैटिक किस शब्द से मिला है? सिस्टम से। सिस्टम का मतलब हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो सिस्टम का क्या मतलब हुआ फिजिक्स में? जो भी हमारा ऑपरेशनल पॉइंट है वो हमारे लिए सिस्टम हो गया। यानी एट द टाइम हम जिस पे भी प्रोसेस कर रहे हो, जो भी हमारा प्रोसेस हो, वर्किंग प्रोसेस हो, एट द टाइम जो भी हमारा वर्किंग प्रोसेस होता है उसी को हम सिस्टम कह देते हैं। ठीक है, शाम के टाइम हलवाई समोसा तल रहा है, उसके लिए हलवाई के लिए सिस्टम क्या हो गया? समोसा तलना, यानी कढ़ाई, तेल, गैस, ये सब उसके सिस्टम के पार्ट हैं। ठीक है, तो जो भी हमारा एट अ टाइम वर्किंग प्रोसेस होगा वही मेरे लिए क्या हो जाएगा? सिस्टम।
तो सिस्टमैटिक एरर मतलब कहीं ना कहीं से सिस्टम में कोई एरर आ रहा हो, हमारे वर्किंग प्रोसेस में कोई एरर आ रहा हो। बात समझ में आ रही है? तो सिस्टमैटिक एरर में भी 3 कारण हो जाते हैं। सिस्टमैटिक एरर में भी 3 कारण हो जाते हैं, 3 रीजन हो जाते हैं एरर के। ठीक है, पहला सिस्टमैटिक एरर में 3 कारण होते हैं। पहला इंस्ट्रूमेंटल एरर बोल दो इसको, फिर इसको बोल दो टेक्निक, ठीक है, और तीसरा हो जाएगा पर्सनल। क्या हो जाएगा? पर्सनल एरर। तीनों समझते हैं अच्छे से। इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होता है? एरर इन द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर performing error in the instrument used for performing process। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल एरर यानी कि अगर जो इंस्ट्रूमेंट का हम लोग यूज़ कर रहे हैं उनमें एरर होने की वजह से हमारा पूरा प्रोसेस में एरर आ जाए, उसमें इंस्ट्रूमेंट में एरर होने की वजह से हमारे पूरे प्रोसेस में एरर आ जाए तो हम उसको बोल देंगे इंस्ट्रूमेंटल एरर। एग्जाम्पल के तौर पे तुम गए समोसा खाने, लिए समोसा, तोड़ के खाए और तुमको पता चल गया कि ये समोसा कच्चा है। तुम गरमा जाओगे, बोलोगे कि ये समोसा कच्चा है यानी इसमें एरर है। तो दुकान वाला बोलेगा कि हाँ एरर आ गया होगा, और जब वो पता लगाएगा कि किस वजह से एरर आया तो पता चला कि कढ़ाई जो थी वो ख़राब थी। कढ़ाई जो थी वो ख़राब थी। कैसे ख़राब थी? पतली हो गई थी, नीचे जल जा रहा था, ऊपर तक आँच पहुँच ही नहीं रहा था। समझ में आ रही बात? तो वहाँ पे समोसे में गड़बड़ी आई कढ़ाई की वजह से। तो कढ़ाई एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हमारा काम हो रहा है। ठीक है, तो जब भी हमारे इंस्ट्रूमेंट में एरर की वजह से, जब भी इंस्ट्रूमेंट की एरर की वजह से अगर प्रोसेस में एरर आ जाता है तो हम उसको बोल देते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे तुम लोग स्कूल में देखे होंगे कि स्केल लड़के ले आते हैं, उनमें से कई लड़कों का स्केल टूटा होता है, इससे हो जाता है। अब वो जोश में नाप रहे हैं, सट से एकदम ऐसे पहुँच गए। कभी कभी होता है इसे नाप रहे हैं, इसे सट से आ जाता है उनका, या इधर नापे तो देखा कि अगर जैसे टूटी फूटी स्केल है उस पर हम लोग मेजर कर रहे होते हैं तो मेजर करते करते कभी लाइन जो है वो टेढ़ी हो जाती है, मेढ़ी हो जाती है। तो वहाँ पे उस प्रोसेस में किसकी वजह से गड़बड़ी आई है? लड़के को मेजर करने आता है, ऐसी बात नहीं है कि उसको मेजर ही करने नहीं आता है। स्केल टूटी हुई थी, वो ध्यान नहीं दिया और आगे घसक गया। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट में गड़बड़ी थी। तो इंस्ट्रूमेंट में एरर की वजह से अगर हमको प्रोसेस में एरर मिलता है, पूरे सिस्टम में एरर मिलता है, तो वो हमें क्या कहलाता है? इंस्ट्रूमेंटल एरर। दूसरा आ जाता है टेक्निकल एरर या टेक्निक एरर जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि टेक्निक में ही गड़बड़ी रहती है। टेक्निक में गड़बड़ी रहती है मतलब कि कढ़ाई भी सही है, तेल भी सही है, गैस चूल्हा सब सही है, लेकिन उसको समोसा तलने ही नहीं आता है। हलवाई जो है वही नया है, उसको तलने ही नहीं आ रहा है। तो जब तक नीचे वाला समोसा ब्राउनिश नहीं हो गया तभी उसको पलट दिया वो, तो समोसा कच्चा रह जाएगा। जब तक ब्राउनिश नहीं हुआ तभी वो उसको पलट दिया तो वो समोसा क्या हो जाएगा? कच्चा रह जाएगा। यहाँ पे समोसा क्यों कच्चा रह गया? इंस्ट्रूमेंट की वजह से, टेक्निक की वजह से। उसे सही टेक्निक नहीं पता थी। यानी कि व्हेन एरर ऑकर occurs due to
ठीक है। तो जब भी एरर आता है टेक्निक में इम्परफेक्शन की वजह से या वर्किंग प्रोसेस में इम्परफेक्शन की वजह से या वर्किंग प्रोसेस का नॉन नॉलेज की वजह से, कम नॉलेज की वजह से जब भी कोई एरर आ जाता है तो उसको हम बोल देते हैं टेक्निक एरर। और तीसरा जो हो गया वो पर्सनल एरर। ठीक है, पर्सनल एरर मतलब कि सुबह सुबह कोई झगड़ा करके आया घर से, अब उसको तलने भी आता है, समोसा उसको तलने आता है, बहुत बढ़िया कारीगर है, गैस वैस सब सही है, लेकिन सुबह सुबह वो झगड़ा करके घर से आया है, उसका मूड एकदम ख़राब है, हम तलवा नहीं करेंगे सही से, जला दे रहा है, कभी कच्चा कर दे रहा है। क्यों? क्योंकि पर्सनल एरर है उसका, पर्सनली कोई दिक्कत हो रहा है। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ के कई अफसर जो होते हैं वो पढ़ लिख के खूब अफसर बन रहे होते हैं, बहुत अच्छी पढ़ाई की होते हैं, बहुत अच्छा नॉलेज होता है, अफसर बनने के बाद धांधली करने लगते हैं, करप्शन करने लगते हैं, तो वो पर्सनल एरर है, वो उनकी वजह से एरर आ रहा है। बात समझना, चाहे सिस्टम में, चाहे टेक्निक में, पॉलिटिशियंस को देख लो, किसी को भी देख लो। क्लियर हुआ ये चीज़? तो जब भी एरर आए किसी पर्सनल रीजन की वजह से, जब भी एरर आए किसी पर्सनल रीजन की वजह से, ना तो टेक्निक की वजह से, ना तो इंस्ट्रूमेंट की वजह से, तो उसको हम बोल देते हैं पर्सनल एरर। ठीक है, एरर जब भी पर्सनल रीजन की वजह से एरर आता है। ठीक है, लास्ट वाला रैंडम एरर है, वो आसान है, समझ लो कि जब भी हमारा सिस्टमेटिक एरर सब सही हो, माने हमने इंस्ट्रूमेंट एकदम चकाचक नया खरीदा है, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, टेक्निक में हम परफेक्ट हैं एकदम, हमको पूरा प्रोसेस अच्छे से आता है, और पर्सनली भी हम एकदम खुश हैं, एकदम कॉन्फिडेंस हैं, खुश हैं, और अपना पूरा प्रोसेस, हमारा मतलब इंस्ट्रूमेंट भी सही है, टेक्निक भी आता है, और पर्सनली भी हम सही हैं, और हम अपना पूरा प्रोसेस परफॉर्म कर रहे हैं। अब तो एरर नहीं आना चाहिए। अचानक भूकंप आ गया, अचानक क्या आ गया? आंधी आ गई, बवंडर उड़ गया, जो टेक्निक कर रहा है बवंडर में उड़ गया वो, तब तो एरर आ गया। तो अब ये एरर जो था वो प्लान था, ये प्लान था। पूरा एरर जो आया है टेक्निक में, भूकंप प्लानिंग में थी, बवंडर प्लानिंग में थी, ये अचानक से आया ना, यानी रैंडमली आ गया। और रैंडम जब कोई अकरेंस हो जाता है जिसकी वजह से एरर आ जाता है, उसको हम बोल देते हैं रैंडम एरर। वो प्री प्लान नहीं होता है, वो अचानक से आ जाता है। क्लियर है? रात को कोई साइंटिस्ट परफॉर्म कर रहा हो लेबोरेटरी, चुड़ैल आ गई पीछे, अभी वो प्लानिंग नहीं किया था कि चुड़ैल आ जाएगी उल्टा पाँव करके, आ गई, एरर हो गया, डर गया, घबरा गया। तो वहाँ पे वैसा जो एरर, जो प्लानिंग नहीं, जब सब सही होता है लेकिन रैंडमली कुछ हो जाता है, क्लियर हुआ चीज़, तो उसको हम बोल देते हैं रैंडम एरर। ठीक है, ये पढ़ लो, कल से फिर हम लोग परसेंटेज एरर वगैरह पढ़ें।